हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्लासरूम फॉर यू पे। आज जो है हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होगी। इससे पहले जो एक्सरसाइज हुई है वो चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम जो है 6, 7, 8 तीनों मिला के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है ये। तो अपने 6 चैप्टर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में ही हमारे साइंस की और इंग्लिश की भी क्लास जल्दी शुरू होने वाली है। साइंस की हो चुकी है, एक क्लास आ चुकी है और अभी दूसरी क्लास भी आ जाएगी। तो अगर आपने वो भी क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको चेक कर सकते हैं। और जो आज की क्लास होगी तो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद। अगर अपन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इस जो एक्सरसाइज है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बोर्ड में। और अच्छी एक्सरसाइज है, आसान है, थोड़ा जो है ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। बाकी सारे क्वेश्चन इजी है और आगे तक आपको काम में आएंगे ये सारे। तो आज जो इसकी पहली क्लास होगी और अपन जो पढ़ेंगे आज इसमें वो केवल इसके बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है इस एक्सरसाइज के बारे में। क्वेश्चन के बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज की जो एक्सरसाइज है वो है बहुपद। तो पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो पहले तो इस नाम को ही देखते हैं क्या है। तो आपने हिंदी से अगर इसको रिलेट करें हल्का फुल्का तो बहुपद आपको हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मिलता जुलता बहुवचन से रिलेटेड है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदों को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब पद के बारे में पता करेंगे कि भाई पद क्या होता है, लेकिन बहुपद के बारे में इतनी सी नॉलेज आई नाम से कि इस एक्सरसाइज में अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो इसमें 2 या 2 से अधिक पद होंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है उसमें आपको जो है ज्यादातर एक्स, वाई, ए, बी, सी इस तरीके के वर्ड जो है आपको अक्षर काम में आएंगे। तो आपको इनको देखकर आपको मतलब होपलेस नहीं होना है। आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको तरीका याद है और किस तरीके से इनको हैंडल करेंगे क्वेश्चनों को वो पता है। उसके लिए आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बाद में जाके कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देंगे। क्वेश्चनों को रटना है नहीं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए पहली जो चीज है वो बात करेंगे हम कि इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे किसके बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में एक तो ये एक्स, वाई, जेड इस तरीके के और भी कुछ आ सकता है। तो एक तो इस तरीके के आपको अक्षर या अल्फाबेट दिखाई देंगे, साथ में ही कुछ संख्याएं दिखाई देंगी जिनमें 1, 2, 3 या फिर और 5, 7, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं। जीरो भी दिखाई देगा, माइनस में भी संख्याएं दिखाई देंगी। तो 2 तरीके के अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूं तो इस एक्सरसाइज में आपको एक तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इस तरीके के वर्ड दिखाई देंगे, इस तरीके के सॉरी अल्फाबेट दिखाई देंगे और दूसरी तरफ आपको संख्याएं भी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर मैं अगर इन अक्षरों की बात करता हूं तो यहाँ पर इनको बोलता हूं मैं, जो ये अल्फाबेटिक आएंगे ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, तो ये इनको मैं बोलूंगा चर। और ये जो संख्याएं होती है उनको मैं बोलूंगा अचर। देखिए 2 वर्ड मैंने अभी शुरुआत करी है, एक तो चर और एक अचर। चर किन्हें बोलते हैं, ये जो एक्स, वाई, जेड ये जितने भी आपको दिखाई देंगे अल्फाबेट उनको मैं चर कहूंगा। आगे भी जो है आगे की क्लासों में मैं इनको एक्स, वाई, जेड ना कहकर चर पद से अगर मैं डिनोट करता हूँ, चर पद बोलता हूँ, तो आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि चर पद मतलब ये जो एक्स, वाई, जेड है इनके बारे में बात हो रही है। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए कि जो चर पद है वो ये एक्स, वाई, जेड है। साथ में ही अचर पद, तो अचर पद जितनी भी आपको सवाल में संख्याएं दिखाई देंगी तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो अचर के अंदर आती है। तो 2 चीजें क्लियर हुई यहाँ से, चर एक्स, वाई, जेड, अचर ये जितनी संख्याएं होती हैं। अगर मैं इनको दूसरे शब्दों में कहूं तो चर मतलब चल। हिंदी से हल्का फुल्का रिलेट कर लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। चर मतलब चल, और ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया, मतलब जो चल फिर नहीं सकते। तो ये चल सकते हैं और ये चल नहीं सकते। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं मेरी बात करता हूं तो मामा मेरी एज एक्स है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं ये कथन बोल रहा हूं कि मेरी आयु एक्स है। साथ में ही मेरा कोई दोस्त है जिसका नाम है राम,
वो बोल रहा है कि भाई मेरी आयु ये है। तो हम दोनों x की मान देख रहे हैं, स्टेटमेंट एक ही है कि मेरी आयु x है, वही स्टेटमेंट अगर राम बोल रहा है मेरी आयु x है, तो दोनों की आयु अगर मैं x मानूं तो मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से मेरी आयु जो है अभी 22 साल है, तो x का मान कितना आ गया, 22 आ गया। लेकिन राम की वैल्यू अगर मान लो वो 15 साल का है और वो भी बोलता है कि भाई मेरी आयु x है, तो राम के हिसाब से जो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 15। अगर कोई तीसरा आदमी आएगा तो वो कुछ और बोलेगा, तो x की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये जो x y z जितने भी मान है इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, किसके हिसाब से, जो आपने कंडीशन दी है, कौन स्टेटमेंट दे रहा है या कौन सी कंडीशन है उसके हिसाब से x y z इनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इनकी बात करूं तो ये कितना है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितना लिखा है, तो मैं भी इसका आंसर यही दूंगा कि ये क्या है, 2 है। और किसी से पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा कि भाई ये क्या है, 2 है। आज से 5 साल पहले भी आपने इसको 2 बोला था और आज के 5 साल बाद भी इसको क्या बोलोगे आप, 2 बोलोगे। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चल फिर नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, जो चल फिर सकता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है वो क्या राशियां होती है, चर राशियां होती है। लेकिन जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती किसी भी कंडीशन में, उनको मैं क्या बोलूंगा, अचर राशि। तो यहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चर और अचर किन्हें बोलते हैं। तो आगे इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं पदों के बारे में। पद किस टाइप के होते हैं, पद जो है किस तरीके के होंगे, कितने पद होंगे और पदों का डिसीजन कैसे होगा। तो देखिए एक चीज आप याद रखिए कि जो भी आपको समीकरण दे रखा है, कोई भी समीकरण हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई भी समीकरण दे रखा है तो उसको आपको लास्ट स्टेज तक लेके जाना है। लास्ट स्टेज मतलब कि उससे आगे वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पे देखता हूं तो ये है 3x² प्लस 45x² प्लस 13x माइनस 5x प्लस 6 प्लस 7। ये मैंने एक बड़ा सा जो है समीकरण ले लिया है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये कौन सा बहुपद है, कितने घात का बहुपद है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। तो मैंने इसका क्या किया है कि इसको बोला आपको कि भाई इसको लास्ट स्टेज तक लेके जाना, मतलब जहां पर ये सॉल्व होना खत्म हो जाए। तो क्या भी ये सॉल्व होगा, तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये आगे सॉल्व हो सकता है। भाई 3x² ये रहे और 45x² ये रहे, टोटल मिला के कितने हो गए, 48x² हो गए। ठीक है, इन दोनों का हो गया। फिर यहां पर आए आप, यहां पे देखा भाई 13x ये है जिसमें से 5x घट रहा है, तो 13x में से 5x जब घट जाएंगे तो आपके पास में कितने बचेंगे, 7x बचेंगे। ठीक है, आगे देखा तो आपने 6 और 7 अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया 13। ठीक है, आपने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब मैं पूछ रहा हूं इससे आगे भी आपका सॉल्व होगा क्या, तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x² भी एक ही x² का कोई और है नहीं, तो जुड़ेगा नहीं ना घटेगा, और x की भी पद एक ही बचा है और संख्या है जो 13, ये सिंगल है। तो मतलब इससे आगे आप सॉल्व करना कर ही नहीं पाओगे, अगर चाहोगे भी तो ये सॉल्व आगे नहीं होगा। मतलब यही इसकी क्या होगी, फाइनल स्टेज होगी कि इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, पहली स्टेज अपनी क्लियर हो गई कि कितने पद हैं। उसके बाद में मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि जो ये जो पद हैं वो प्लस और माइनस जहां पर आएगा वहां पर ये पद टूट जाएंगे। प्लस और माइनस जहां पर आएगा वहां पर पद टूट जाएंगे। अब मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। ठीक है, आगे गया, ये एक पद चल रहा है, प्लस आ गया, यहां पर ये टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला चला, ये 7x आ गया, आगे प्लस आ गया, फिर से टूट गया। ठीक है, आगे चला, ये आ गया 13, आगे कुछ है नहीं। तो मतलब यहां पर इन प्लस माइनस में कितने जगह तोड़ दिया भाई, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो यहां पर 3 जगह तोड़ दिया, मतलब एक पद, दूसरा पद और यहां पर तीसरा पद। तो टोटल मिला के इस समीकरण में कितने पद है, तीसरे पद है। अगर 3 पद है, सॉरी, अगर आप ऊपर वाले में देखोगे तो ऊपर वाले में अभी आप पद काउंट नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है, आपको पूरी तरीके से पहले सॉल्व करना है। उसके बाद में देख रहा है प्लस और माइनस कहां पर आ रहा है, तो जहां पर भी प्लस और माइनस आ गया वहां पर पद अलग अलग हो जाएंगे, मतलब वहां पे पद टूट जाएगा। तो आपको इधर वाले पद को इधर की साइड, उधर वाले पद को उधर की साइड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूसरा ले लेता हूं तो 4x³ प्लस
3x² माइनस 4x प्लस 5। आपको अगर इसमें पद देखना है तो आप देखिए यहीं से स्टेटमेंट देखिए आगे सॉल्व होगा नहीं है, मैंने इसी तरीके लिया है कि आगे सॉल्व नहीं होगा तो आप इसको फाइनल माने। आगे देखिए ये पद प्लस आ गया टूट गया, ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ माइनस आ गया फिर टूट गया, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ ये पद प्लस आ गया टूट गया और ये लास्ट। तो 1 2 3 और ये 4, तो इसमें कितने पद हैं? 4 पद है। तो इसी तरीके से आपको ये करके करना है कि भाई जहां पर प्लस माइनस आ गया वहां पर ये पद टूट जाएगा अगर वो फाइनल स्टेज है। तो अगर आगे सॉल्व हो रहा है तो पहले आप उस समीकरण को सॉल्व कीजिए, उसके बाद में देखिए आप कहां कहां पर प्लस माइनस आ रहा है और जहां पर टुकड़े पदों के जो है टुकड़े हो रहे हैं तो उनको आप काउंट कर लीजिए। तो इसमें 1 2 3 4 टुकड़े हो रहे हैं तो इसमें 4 पद है। तो इस तरीके से आपको जो है पदों के बारे में पता चलेगा। अगर कोई सवाल आता है या कोई पूछता है कि भाई इसमें कितने पद हैं तो आपको इसी तरीके से देखना है कि पहले समीकरण को जो है लास्ट तक सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में देखना है वो कितने जगह पे टूट रहा है। ठीक है, आगे देखिए आप। तो अच्छा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं और एक और एग्जांपल के तौर पे जो है ये गुणा में ले लेते हैं। अभी तक आपने प्लस माइनस में देख लिया। अच्छा ये देखिए 4x² इंटू 3x प्लस 13x³ माइनस 17x² प्लस 12x² माइनस 3। आपको बताना है इसमें पद कितने हैं। ठीक है, तो आपको देखिए समीकरण को देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए गुणा भी है, जोड़ भी हो रहा है, माइनस भी है, प्लस भी है, स्क्वायर भी है और एक्स भी है, क्यूब भी लग रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए तो आप देखेंगे भाई ये तो आगे सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कीजिए। पहले देखिए गुणा है, ठीक है, गुणा हो रहा है तो गुणा कीजिए। 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12। एक्स स्क्वायर और एक्स गुणा होंगे तो 2 घात ये रही और एक और जुड़ जाएगा तो एक्स की पावर 3। आगे देखिए प्लस के 13x³ माइनस के 17x माइनस का है और 12x प्लस का है तो अलग अलग चिन्ह है तो बड़ी में से छोटी घटा दो आप। तो 17 में से 12 गया तो बचा 5x²। और चिन्ह किसका लगेगा? तो चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या बड़ी होती है, चिन्ह उसी का लगता है। यहाँ पर 12 और 17 में से कौन बड़ा है? 17 बड़ा है। तो 17 किसका है? माइनस का है। तो ये जो बचेगा वो भी किसका बचेगा? माइनस का। आगे देखिए माइनस का 3 है तो वो तो वैसे ही सॉल्व है। ठीक है, आगे देखा मैंने तो यहाँ पर देखो 12x³, यहाँ पे 13x³ तो जुड़ जाएंगे ये तो 12 और 13 25x³ माइनस के 5x² और माइनस के 3। अब आप देखिए इसमें कितने पद है तो यहाँ पर काउंट करोगे तो 1 2 और ये 3, क्योंकि माइनस आ गया ये टूट गया, फिर माइनस आ गया फिर टूट गया और ये संख्या तो 1 पद 2 पद और यहाँ पर ये 3 पद। तो ये 3 पद का समीकरण है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो अब घातों के बारे में देखते हैं। हल्की हल्की सी बातें आज देखेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद में अपन क्वेश्चन को करने में अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये बेसिक नॉलेज क्लियर है तो अब आप देखिए कितने घात का समीकरण उसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कि भाई जोड़ता कब है, घटता कब है, गुणा कैसे होता है एक्स वाले पद। क्योंकि अगर संख्याएं होती है जैसे हो गई 12 × 13 तो ये तो आप बचपन से करते हैं, जो है फर्स्ट क्लास से करता है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक्स वाई आ जाता है तो थोड़ी बहुत हल्की कई स्टूडेंटों को आते हैं, कईयों को नहीं आता। तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, कैसे जुड़ेंगे कैसे घटेंगे, कौन किस में जुड़ेगा कौन किस में से घटेगा, या फिर कौन किस से गुणा होगा, गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, चिन्ह क्या आएंगे, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक चीज देख लेते हैं कि कितने घात के समीकरण है कि जैसे द्विघात का है या 3 घात का है 5 घात का है, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहली चीज तो x³ प्लस 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है x4 प्लस 5x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 4। तीसरा समीकरण मैं ले रहा हूं 5x³ प्लस 7x4 माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 13।
फोर्थ क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके लिए, माइनस का 4x² माइनस के 17x³ प्लस 12x माइनस 7। ये मैंने आपको 4 समीकरण लिख दिए हैं और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताएं ये कितने घात का समीकरण है। अगर आप पदों की बात करें तो आप पद बता सकते हो कि ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो रहा, सारे सॉल्व है, मतलब ये फाइनल लिस्ट है। तो आप अगर बताएं तो भाई एक पद, दो पद, तीन, और यहाँ पर इसमें 4 पद है, 1 2 3 4 5 है, तो आप अब पदों के बारे में बता सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि इस समीकरण में जो है कितने घात का समीकरण है, कितने घात का समीकरण है ये। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो समीकरण है उसमें कोई चीज, क्योंकि ये x है तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ घात लगी हुई है, घात लगी हुई है, तो किसी पर ये ऊपर 1 घात होगी, किसी के ऊपर 2 घात होगी, किसी के ऊपर 3 होगी, किसी के ऊपर घात नहीं होगी, मतलब 0 मतलब 1 होगा, वहां पर x का मान होगा ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है पद दिखाई देंगे और उन पे हर किसी पे आप घात क्या होगी, अलग अलग होगी। आपको वो पद ढूंढना है जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात है, वो पद ढूंढना है। एक बार दोबारा सुनिए, आपको जितने भी समीकरण दे रखे हैं उनमें से आपको वो पद ढूंढना है जिसके ऊपर सबसे बड़ी घात है, और जो सबसे बड़ी घात होगी उतने ही घात का क्या होगा, वो समीकरण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले जो है पहले समीकरण की बात कर रहा हूं, तो आप बताइए इस समीकरण में सबसे बड़ी पावर कहां पर है, तो आप बोलोगे कि सर यहां पर है, ये जो पद है यहां पर सबसे बड़ी पावर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ है नहीं, मतलब 0 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पद में जो है सबसे बड़ी घात है, और वो सबसे बड़ी घात कितनी है, वो घात है 3। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये 3 घात का बहुपद है। देखो बहुपद तो है ही, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पद है, तो बहुपद तो ये हुआ ही। लेकिन अगर इसको घातों के रूप में भी अगर अपन को डिफाइन करना हो तो आप इसको ये कह सकते हो कि ये 3 घात का बहुपद है। दूसरे समीकरण में बात करूं तो दूसरे समीकरण में भी आप देखिए तो यहां पर भी सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, यहां पर सबसे बड़ी पावर है, और वो पावर कितनी है, 4। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो समीकरण है वो 4 घात का बहुपद है। इसमें आप देखिए तो इसमें सबसे बड़ी पावर कहां पर है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर है भाई यहाँ 3 4 2 1 और यहाँ पर 0, तो सबसे बड़ी पावर यहां पर है। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो समीकरण है वो भी 4 घात का क्या है, बहुपद है। इस समीकरण में बात करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है। तो ये कितने घात का समीकरण हो गया, 3 घात का बहुपद हो गया ये। अब आप बात करोगे सर ये तो प्लस का था और ये माइनस का था, ये प्लस का प्लस का प्लस का, ये लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया। तो देखिए अगर आप घातों की बात कर रहे हैं तो घात में अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है, घात में केवल घात देखेंगे अपन कितने घात है। तो आपको ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो इसके ये प्लस माइनस को लेकर इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन को केवल घातों के बारे में पूछ रहा है, तो अपन ये कहेंगे कि भाई ये सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये 3 घात का बहुपद हो गया, ये 4 घात का बहुपद हो गया, ये भी 4 घात का बहुपद हो गया, और ये क्या हो गया, 3 घात का बहुपद हो गया। यहां तक बात आई थिंक आपको सबको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख ले। साथ में ही अगर थर्ड एक्सरसाइज आपने सॉरी 6 एक्सरसाइज आपने रिवीजन नहीं करी है तो वो आप पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। तो उसके बाद में आगे चलते हैं। तो जो है अपन ने बात कर ली कि यहाँ कितने घात का है, कितने बहुपद है, सॉरी कितने पद हैं समीकरण में, और कितने घात का है। अगर मैं बात करूं आपसे बोलता हूं कि मुझे 2 घात का बहुपद बताइए, आप किस फॉर्मेट में होगा, 2 घात का, दोबारा सुनिए 2 घात का। तो 2 घात का मतलब आप समझ गए कि भाई बड़ी से बड़ी पावर कितनी होगी, 2 होगी। अब 2 है तो इससे छोटी भी होगी, और इससे छोटी मतलब यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या होगा 0, मतलब x की पावर 0, तो x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3x² प्लस 2x प्लस 5, तो ये कितने घात का बहुपद हो गया, ये 2 घात का बहुपद हो गया, ठीक है ना।
आपको मैंने जो है पहले नहीं बताया कि जैसे एग्जांपल लिया था x³ प्लस x+3, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें मैं कितने पद है, एक पद, दो पद और यहाँ पर तीन पद। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, ये x³ 3 से कम पावर x², उससे कम पावर x और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर अगर ये वाला पद नहीं है x² तो इसको 0 मान सकते हो। तो 1 2 3 4 ये यहाँ पर 4 पद हो गए। तो ये इतना अपने सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए अपन बता नहीं रहे। अगर आपसे कहे कोई कि भैया आप है तो अगर मैं x² जोड़ लूँ तो ये तो 4 पद हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो सकता है, वो अपने सिलेबस का हिस्सा है नहीं, तो इसके बारे में अपन इतना चर्चा नहीं करेंगे। और 3 4 घात के बारे में भी अपन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अपने सिलेबस में जो है वो केवल 2 घात के ही बहुपद के बारे में जो है चर्चा की गई है। उतना ही सिलेबस है। 10th क्लास में जो अपन को पढ़ना है वो केवल द्विघात के बहुपदों के बारे में पढ़ना है। तो उससे आगे के जो 3 घात, 4 घात, 5 घात है उनके बारे में अपन को चर्चा नहीं करनी है। और इस टाइप के जो मैंने बताया आपको कि 0 लगाने पर भी वो पद आ सकता है, तो उस पर भी अपन को बात नहीं करनी है, क्योंकि अभी तक वो अपने सिलेबस का हिस्सा है नहीं। अपना जो है मेन मोटिव केवल यही है कि अपन को 2 घात के बहुपद के बारे में पढ़ना है, बस इतना ही मोटिव है। इतना ही सिलेबस अपना 10th का है, तो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो अपन को केवल द्विघाती बहुपद के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, मैंने बोला आपको कि 2 घात का बहुपद लिखिए आप, तो 2 घात में आप समझे कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वो होगी 2, और अगर 2 पावर है तो 1 भी होगी, और 1 पावर है तो 0 भी होगी, मतलब घटते हुए क्रम में होगी। तो मैंने पहले लिखा भाई 2 पावर है तो 2, 1, फिर 2 के नीचे 1 और 1 के बाद में 0, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये समीकरण आपको लिख दिया, ठीक है। आपका होगा कि सर क्या ये यही हो सकता है क्या, तो ये नहीं, 2 घात के बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं। प्लस की जगह माइनस आ सकता है, 2 की जगह 3 आ जाए, 5 आ जाए, यहाँ पर कुछ चेंज हो जाए, तो बहुत सारे समीकरण बन जाएंगे यहाँ पे। तो अपन को इस चीज पे बहस नहीं करनी, अपन को केवल मेन मोटिव ये समझना है कि भाई दिखता कैसा है, वो जो है वो किस तरीके का है, एक बार समझे, ठीक है। तो देखिए, आप ये समझे कि भाई द्विघाती बहुपद की बात करें तो 2 घात होगी, फिर 1 घात होगी, और फिर 0 घात मतलब 1। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 लगा दी तो उसका आंसर हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, 0 घात का मतलब आंसर आया अपना 1, ठीक है। उसके बाद में यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो संख्या पे डिपेंड करेगा। और x² के साथ में कुछ ना कुछ संख्या गुणा होती है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो संख्या है वो a है, यहाँ पर x के साथ में जो संख्या होगी वो होगी b होगी, और जो सिंगल संख्या होती है वो c होगी, और c को 1 से गुणा करूंगा तो आंसर हमेशा मेरा क्या आएगा, c ही आएगा। तो ये मैंने लिख दिया भाई, बराबर में 0 है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इतना कि मैंने कैसे लिया। भाई मैं द्विघात बहुपद के बारे में बात कर रहा हूं, तो द्विघात का मतलब पहले 2 घात, फिर 1 घात और फिर 0 घात। भाई x² के साथ में कुछ ना कुछ संख्या गुणा होगी, वो संख्या अपन को पता है नहीं, तो उसके साथ में मान लेते हैं कि जो संख्या होगी उसको मैंने a माना, जो x के साथ में गुणा होती है उसको मैंने b माना, और जो सिंगल संख्या लिखी होती है उसको मैंने क्या माना, c माना। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट आया, एक तरीके की ये जो आपको दिख रहा है, ये द्विघात बहुपद की शक्ल है, ये इस तरीके का दिखाई देता है। जो द्विघात बहुपद है वो इस तरीके का दिखाई देता है, मतलब x² होगा, x होगा और एक संख्या होगी, x² के साथ में कोई संख्या गुणा होगी, x के साथ में भी कोई संख्या गुणा होगी, और एक सिंगल संख्या भी रहेगी। तो मतलब मैन कहा जाए कि भाई बहुपद किस तरीके का होता है, उसकी शक्ल कैसी है, वो दिखता कैसा है, तो आप कहोगे कि वो इस तरीके का दिखता है कि ax² प्लस bx प्लस c। और यहां पर मैं अगर पूछूं कि भाई abc क्या है, तो जो abc है ये एक तरीके की संख्याएं हैं। क्या है, ये संख्याएं हैं जो आपको समीकरण में मिलेंगी। मतलब a क्या है, x² के साथ में जो गुणा होता है वो a है, b क्या है, x के साथ में जो गुणा होता है वो b है, और c क्या है, जो सिंगल संख्या लिखी होती है वो c है। तो आप यहां पर लिख लीजिए a क्या है, तो a x² का क्या है, गुणांक है, ये x² का गुणांक है। b क्या है, तो b x का गुणांक है, और c क्या है, वो जो संख्या है, संख्या या फिर आप x0 या x की पावर 0 का गुणांक, तो आप केवल संख्या लिख लीजिए। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं बाद में अगली क्लासों में कि a क्या है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जो a है वो x² का गुणांक है। b क्या है,
x का गुणांक है, और c क्या है, जो सिंगल संख्या लिखी होती है वो c है। अब बात आती है कि क्या a b c का मान 0 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल वो सवाल पे डिपेंड करता है। a का मान भी 0 हो सकता है, b का भी हो सकता है, c का भी हो सकता है, इनका मान नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो a b c एक तरीके की संख्याएं हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में जब बताया था चर और अचर के बारे में, क्या तो मैंने बताया था चर और अचर, और उसके बारे में बताया था चर, ये जो एक्स वाई जेड दिखता है, अल्फाबेट दिखता है, वो क्या होता है, चर होता है। अचर क्या होता है, जो संख्याएं दिखती है, -1, -2, 0, 2, 4, 6, जितनी भी संख्याएं दिखती है वो अचर होती है। तो आप मेरे को ये बताएं, ये जो एबीसी है ये चर है या अचर है। तो देखिए, क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि चर अल्फाबेटिक होते हैं, जितने भी एक्स वाई जेड हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं संख्या इसकी बात करूं तो यहां पर ये अल्फाबेट नहीं है, ये इन संख्याओं के ही मान है। ये बी का मान 2, सी का मान 1, मतलब ये जो संख्याएं हैं इन्हीं को मैंने क्या माना है, ए बी सी माना है। और संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, अचर होती है। तो यहां पर ये जो ए बी सी है ये भी अचर ही मानी जाएंगी, ना कि चर। ये बात आपको समझ में आई होगी। ए बी सी क्या है, ए ये है, बी ये है और ये सी है। ये मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, और इनमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें आप बताइए ए बी सी का मान क्या है। मैं आपको हिंट के तौर पे यहां पर लिख देता हूं। ए क्या है, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, बी है एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब एक्स के साथ में जो गुणा रहेगा। सी क्या है, संख्या। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दी है। अब आप देखिए, यहां पर मैं ये बी और ये सी, पहले का एक, दूसरा, तीसरा, आपने देखिए, आप कीजिए इसको। तो पहले समीकरण में आपको बताना ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। इसी तरीके से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, तो आप इनका बताइए। तो पहले में देखते हैं अपन, तो ए का मान क्या है, तो ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा रहता है उसी को अपन क्या बोलता है, ए बोलता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणा है, तो अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 है, तो 0 होगा तो ये तो 0 से कोई भी संख्या गुणा होगी तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये तो सवाल ही गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 0 है, आंसर 0 है। तो ऐसा नहीं होगा, किसी भी संख्या के साथ में अगर कुछ भी नहीं है तो वहां पर अपन 1 को गुणा मानते हैं। जैसे 2 है तो 2 के साथ में क्या गुणा है, 2 के साथ में 1 गुणा है, 2 एकम 2, तो पहले भी ये 2 था और अभी भी ये क्या है, 2 है, सवाल सेम है। लेकिन अगर यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा, और पद 0 हो गया तो अपना सवाल गलत हो जाएगा। तो जहां पर कोई भी संख्या आपको दिखाई नहीं देती तो वहां पर क्या होता है, वहां पर 1 होता है। तो अभी एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 गुणा है, तो मतलब ए का मान कितना हुआ, 1 हुआ। बी का मान, तो बी क्या है, एक्स के साथ में जो गुणा रहता है, एक्स के साथ में क्या गुणा है, एक्स के साथ में 3 गुणा में है, तो बी का मान कितना हुआ, 3 हुआ। मगर सी की बात करो तो सी क्या है, संख्या है, तो संख्या यहां पर क्या है, 5, तो यहां पर 5 सही है, नहीं क्यों, क्योंकि यहां पर संख्या माइनस की नहीं, यहां पर संख्या किसकी है, प्लस की है। तो आपको चिन्ह भी साथ में लेना है। अगर यहां पर ये -3 रहता तो ये यहां पर ये 3 प्लस की नहीं, ये संख्या किसकी है, माइनस की होती, तो यहां पर बी का मान कितना हो जाता, -3 हो जाता। तो अभी जो ये कंडीशन है उसमें 5 किसका है, माइनस का है, तो सी का मान कितना होगा, -5 होगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, तो दूसरे एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर के साथ में मतलब ए गुणा रहता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुणा है, 3, तो ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। बी एक्स के साथ में जो गुणा रहता है, बी का मान कितना हो गया, एक्स के साथ में क्या है, 4, तो बी का मान 4 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 है, तो ए का मान कितना हो गया, -4। बी का मान कितना है, तो बी क्या है, बी है एक्स के साथ में जो गुणा रहता है उसको क्या बोलता हूं, बी। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर तो x है ही नहीं, तो है नहीं, तो मतलब यहां पर क्या होगा, है तो सही, ये यहां पर है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि उसका मान कितना है, 0 है, और 0 को जोड़ने घटाने पे
कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीरो कब होता है, मैंने बताया जब किसी भी संख्या को जीरो से गुणा कर देते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं 0x, तो जीरो को x से गुणा किया तो 0x, और 0x हो गया तो इस पद का कोई मतलब है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसीलिए है x लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो जहां पर यहाँ पर अगर मैं देखा जाए तो x के साथ में क्या गुणा है, 0 गुणा है, और x के साथ में यहाँ पर क्या गुणा होता है, b, तो b का मान कितना हो गया, 0। और c मतलब संख्या, तो संख्या कितनी है, 4 है, तो c का मान 4। फोर्थ में देखिए x, a का मान x स्क्वायर का गुणांक a, वो सॉरी 3, b x का गुणांक 4, c मतलब संख्या, और संख्या यहां पर कुछ है नहीं है, तो मतलब c का मान कितना है, 0 है। यहां पर देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक है 10। b मतलब x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 7 या -7, तो x के साथ में जो अभी गुणा में है वो क्या है, -7 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, -7, और c का मान कितना होगा, वो होगा 7। तो इस तरीके से आप abc के मान पता कर सकते हैं। आपको ये abc के जो मान है वो आपको अच्छी तरीके से पहचान में आने चाहिए, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज है और जो अगली क्लास होगी वो abc के मान के आधार पे ही होगी। अगर आपको abc का मान पहचान में आता है तो आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आप देखिए अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे जो अपन जो कल की क्लास में पढ़ेंगे वो द्विघात समीकरणों को हल करना और उनकी सत्यता की जांच करेंगे जो है शून्यांकों के। तो मैं भी शून्यांकों के बारे में बता देता हूँ, शून्यांक किसे कहते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लो, जैसे x² प्लस ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो अपना द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके के एग्जाम्पल के तौर पे इसके जो है अभी हल मेरे को भी पता नहीं है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं ये समीकरण है और आपको उससे बोला गया कि भाई x, इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब शून्यांक का जो है इसकी अगर मैं मीनिंग देखूं शून्यांक किसे कहते हैं, तो x के वह मान, आप नोट भी कर सकते हैं, x के वह मान जिनको समीकरण में x के स्थान पे रखने पर, x के वह मान जिनको समीकरण में x के स्थान पे रखने पर पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए, उस मान को क्या कहेंगे, शून्यांक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस 2 बराबर 0 है, ये समीकरण है, तो मैं पूछ रहा हूं इस समीकरण के आप जो है शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक ज्ञात करो इसका कि शून्यांक क्या होगा। तो शून्यांक आपको पता है कि x का वह मान जिसको रखने पर समीकरण क्या हो जाए, 0। तो मैं x की जगह पर क्या रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए, तो ये प्लस का है तो यहां पर मैं माइनस का रख देता हूं, तो माइनस का 2 प्लस का 2 ये आपस में कट जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब x का मान क्या रखा था मैंने, x का मान -2 रखा था, तब जाके ये समीकरण 0 हुआ। तो इस समीकरण के लिए जो शून्यांक होगा वो कितना होगा, -2 होगा। 3x प्लस 6, इस समीकरण में आप बताइए शून्यांक क्या होगा। शून्यांक मतलब x का वह मान जिसको समीकरण में रखने पर ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप देखोगे तो x की जगह पर मैं क्या रखूं, तो देखिए यहाँ पर प्लस का 6 है, और अगर ये माइनस का 6 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर आप पक्षांतरण करना जानते हैं तो पक्षांतरण भी कर सकते हैं। तो देखिए प्लस का 6 है, इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये x है, यहाँ पर क्या बचा, 3x बचा है भाई, ये तो इधर चला गया, तो यहाँ पर तो क्या बचा, 3x, और 3 है जो x के साथ में गुणा में है, और गुणा में जब कोई संख्या पक्षांतरण होती है तो वो किस में चली जाती है, भाग में, तो ये 3 गुणा में है तो इधर भाग में, काटोगे आप तो आपका आएगा माइनस की जगह माइनस, और 3 दूनी 6, तो x बराबर -2। मतलब इस समीकरण का जो शून्यांक होगा वो कितना होगा, -2। आप इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 3 की जगह 3 और x की जगह पर मेरा मान क्या निकला, -2 और प्लस का 6। देखिए 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस के 6, ये प्लस के 6 माइनस के 6 कट गए, क्या हो जाए, 0।
तो यहाँ पर x शून्यांक का मतलब वो होता है x का वह मान जिसको समीकरण में अगर मैं x के स्थान पे रखूंगा तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी मैं एक घात के समीकरणों के बारे में ही बात कर रहा हूं। कल की जो क्लास होगी उसमें अपन द्विघात के जो समीकरण होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उनके शून्यांक कैसे निकालेंगे, इस तरीके से अपन बात करेंगे। और जो है ये आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th क्लास का भी अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात आ जाती है कि सर ये जो x का मान अपन ने यहाँ पर -2 निकाला, यहाँ पर -2 निकाला, तो क्या x का मान एक ही निकल सकता है? कोई और भी वैल्यू हो सकती है, एक ही जरूरी थोड़ी है कि एक ही वैल्यू निकले। मान लो x का मान कुछ और भी आ सकता है जिसको समीकरण में रखने पर ये समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कह सकते हैं कि भाई शून्यांक जो है एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर कितने जो है समीकरण के कितने शून्यांक हो सकते हैं, इसका पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जितने घात का समीकरण होगा, जो समीकरण आपको दिया गया है वो जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही शून्यांक होंगे। जैसे इस समीकरण की बात करें तो ये कितने घात का समीकरण है, तो मैंने आपको घात पहचानना बताया था कि सबसे बड़ी पावर होती है उतनी घात का समीकरण होता है। तो घात सबसे बड़ी कितनी है, 2 है, तो इसकी 2 घात का समीकरण है तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 3 घात का कोई समीकरण होगा तो उसके शून्यांक भी 3 होंगे। 4 घात का होगा तो 4 घात का 4 ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और अगर आपको कुछ कंटेंट में कमी दिखती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ में ही हमारी जो है साइंस के क्लास भी अभी स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर, और जो है इंग्लिश की क्लास भी, तो आप उनको भी एक बार विजिट करके जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट की खिंच गई?